अब इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन को देखते हैं कि डेप्रिशिएबल एसेट क्या होते हैं। एक वो डेफिनेशन है जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है और दूसरी वो डेफिनेशन है जो टैक्स वाले हैं। अकाउंटिंग में डेप्रिशिएबल एसेट वही होते हैं कि कोई भी एसेट जो आपके पास 1 साल से ज्यादा रहते हैं और आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। टैक्स वाले क्या कहते हैं, टैक्स वाले देख लेते हैं। कहते हैं जी डेप्रिशिएबल एसेट्स मीन एनी टैंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे उसने टेंजिबल का वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये हाथ से टच होने वाले हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, अपीयरेंस है। या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। मतलब अगर उसने बात की अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें कार, प्लांट, फर्नीचर, बुक्स, प्लांट, बिल्डिंग, सब कुछ आ जाता है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें लैंड आ जाता है, इसमें बिल्डिंग आ जाती है। अदर देन अनइम्प्रूव लैंड, अनइम्प्रूव लैंड का मतलब है ओपन प्लॉट। ओपन प्लॉट जो खाली वीरान प्लॉट पड़ा हुआ है लैंड की फॉर्म में, उसके अलावा। बिकॉज अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि हम लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते और टैक्स में भी कहता है जी उस लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, उस पर बिल्डिंग बनी हुई है तो हम बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे, लैंड को कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। या उसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की है आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को, उसे हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएबल एसेट मानेंगे। कब? जब वो इन तीनों कंडीशंस को जस्टिफाई करेगा। कौन कौन सी? कि इस एसेट की लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा है, मतलब लॉन्ग टर्म चलेगा, और वो उसको इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही होगी, वेयर एंड टेयर होगा, उसमें चीजें ऑब्सलीट हो रही होंगी। और इस एसेट को आप होली मुकम्मल तौर पर या पार्टली क्या कर रहे हैं, बिजनेस में इस्तेमाल करें। अगर इन तीनों कंडीशंस को आप फुलफिल कर लेते हैं तो इस एसेट को आप क्या कहेंगे, इस एसेट को आप डेप्रिशिएबल एसेट कहेंगे। अगर कोई भी आपका एसेट डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो उसके डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे और हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे, हम उससे अपना खर्चा शो कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट कोई भी एसेट जो आपके पास है उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस में होली पूरे का पूरा या पार्टली। जैसे एक बिल्डिंग आपने ली हुई है, बिल्डिंग के एक फ्लोर पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे फ्लोर पे आप रह रहे हैं, तो ये पार्टली बिल्डिंग यूज हो रही है। या उसके अलावा जब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वैल्यू में कमी भी आ रही है ड्यू टू वेयर एंड टेयर, तो ऐसे एसेट को हम क्या कहेंगे, हम डेप्रिशिएबल एसेट कहेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड, बट इसमें क्या कुछ शामिल नहीं होगा, कोई भी ऐसी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई भी ऐसी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम ऑलरेडी किसी और सेक्शन के तौर के ऊपर डिडक्शन अलाउ कर चुके हैं। मतलब आप अगर कोई प्रॉपर्टी को एक्सपेंस क्लेम कर चुके हैं, जैसे डिस्पोजल के केस में आपने कहा मेरे पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, मैं इसको एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर चुका हूँ, तो अगर आपने कोई भी एसेट या कोई भी पार्ट ऑफ एसेट अगर आपने मुकम्मल तौर के ऊपर एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम किया हुआ है तो उसको आप कभी भी अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रीट नहीं करेंगे। इट मीन उसको हम डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे। उसके अलावा याद रखिएगा कि अगर कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट ऐसा है जो ज्वाइंटली ओन्ड कर रहा है टैक्स पेयर और कोई भी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इस्लामिक बैंक हो सकता है, कोई भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया हुआ था कि वह एसेट रिलीज कर सकता है, या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया हुआ था, मींस टैक्स पेयर और ये जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगर ये मिलके कोई एसेट को ऑन कर रहे हैं अंडर द अरेंजमेंट ऑफ मुशारका फाइनेंसिंग या डिमिनिशिंग मुशारका फाइनेंसिंग, तो जो डेप्रिशिएबल एसेट होगा वो हम ट्रीट करेंगे कि ये होली ओन्ड बाय टैक्स पेयर है, कि ये टैक्स पेयर के पास ही है। बेशक ज्वाइंटली ओन है लेकिन उसने लीज पे दिया हुआ है अंडर मुशारका एग्रीमेंट, तो हम इसको यही एज्यूम करेंगे कि ये एसेट टोटली टैक्स पेयर के पास है और इसकी तमाम डेप्रिसिएशन वगैरह जो होगी वो टैक्स पेयर ही चार्ज कर रहा होगा। उस इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को, उस इदारे को हम कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहे होंगे। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपने रीड आउट करना है, इसमें से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये 3 पॉइंट्स देख लीजिएगा कि ये 3 पॉइंट्स अगर फुलफिल हो जाएं तो आप उस एसेट को डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। अगर पेपर में खुदा ना खास्ता अल्लाह करे डेफिनेशन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसेट डेप्रिशिएबल एसेट होगा जो इन तीनों बातों को फुलफिल कर रहा है, जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर ही है, जो अपनी वैल्यू को वेयर एंड टेयर से लूज कर रहा है और जो होली या पार्टली बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम डेप्रिशिएबल एसेट कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ था स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का मतलब है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी के रिलेशन में अगर हमने ये चीजें प्रॉपर्टी में की हैं, मतलब कोई बिल्डिंग बना दी है, इसके ऊपर रोड बनाया हुआ है, ड्राइव वे बनाई हुई है, कार पार्किंग है, रेलवे लाइन है, पाइप लाइन है, ब्रिज है, टनल है, एयरपोर्ट का रनवे है, कोई कैनाल डॉक है, वार्फ है, रिटेनिंग वॉल है, फेंस है, पावर लाइंस हैं, या वाटर सीवेज पाइप्स हैं, या ड्रेनेज है, या लैंडस्केपिंग या डैम वगैरह है, ये सारी क्या कहलाती हैं, हमारी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कहला रही होती हैं। आप जरा खुद लॉजिकली देखें, अगर आपकी फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस की इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो प्लॉट है, इस प्लॉट के इर्द गिर्द आपने बाउंड्री वॉल बनाई होगी। जो इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल बनाई होगी, क्या ये बाउंड्री वॉल फ्री में बनी होगी? नहीं, ये बाउंड्री वॉल बहुत महंगी बनी होगी। ये जो आपने फेंसिंग की हुई है बाउंड्री वॉल की, ये जो आपने जालियां लगाई हुई है, ये बहुत महंगी पड़ी होंगी, तो ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कहलाती है। अब चूंकि ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है, तो ये भी डेप्रिशिएट हम कर रहे होंगे। अगर आपने कोई रिटेनिंग वॉल बनाई हुई है, कोई आपने कार पार्किंग बनाई हुई है, अब अगर आपकी बिल्डिंग में अपने कार पार्किंग बनाई हुई है, तो कार पार्किंग का शेड जो है वो 50-50 60-60 लाख का शेड बनता है, जिसके नीचे गाड़ियां खड़ी हो रही होती हैं। तो आप उसके क्या करेंगे, आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, वो आपकी डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करेंगे, बिकॉज वो आपकी बिल्डिंग का, वो आपका डेप्रिशिएबल एसेट का पार्ट ही बनेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।